वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती की सतह के नीचे कोई भयानक चीज रहती है जो इस पूरी पृथ्वी को कंट्रोल करती है। ये चीज अत्यंत शक्तिशाली और विनाशकारी है। अगर इसे शांत न रखा गया तो ये इंसानियत को पूरी तरह से नष्ट कर देगी। इसे शांत रखने का सिर्फ एक ही तरीका है, हर महीने इंसानों की बलि देना। इस चीज को ये लोग देवता कहते हैं। दुनिया भर में इस प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए कई गुप्त प्रयोगशालाएं स्थापित की गई है। इनमें से अगर कोई एक भी प्रयोगशाला अपने काम में सफल हो जाती है तो इनका काम बन जाता है। इन लैब्स का काम होता है हर महीने कुछ इंसानों की कुर्बानी देना ताकि ये देवता शांत रहे और दुनिया सुरक्षित बनी रहे। कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका की एक प्रयोगशाला से, जहां दो इंजीनियर स्टीव और गैरी अपने काम में लगे होते हैं। स्टीव अपनी शादीशुदा जिंदगी से परेशान है और गैरी से इस बारे में शिकायत कर रहा होता है। उनकी बातचीत से ऐसा लगता है जैसे यह बलि देना उनके लिए एक सामान्य सी बात हो, मानो यह उनके लिए एक आम नौकरी की ही तरह हो। स्टीव और गैरी अपनी वर्क स्टेशन की ओर लौट रहे होते हैं कि तभी लैब की मुख्य केमिस्ट लीन घबराई हुई उनके पास आती है। लीन उन्हें बताती है कि स्टॉकहोम की प्रयोगशाला अपने काम में नाकाम रही है। वहां बलि देने की प्रक्रिया असफल हो चुकी है। इसका मतलब है कि प्राचीन देवता को शांत रखने के लिए बाकी की जिम्मेदारी उनकी प्रयोगशाला और जापानी प्रयोगशाला पर आ गई है। अगर वे अपने हिस्से की बलि देने में नाकाम रहे तो इसके भयानक नतीजे हो सकते हैं। देवता जाग सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो इंसानियत पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। वे लीन को भरोसा दिलाते हैं कि वे अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे। वे यह काम सही तरीके से अंजाम देंगे और कोई गड़बड़ नहीं होने देंगे। दूसरी ओर हम देखते हैं एक नजदीकी यूनिवर्सिटी कैंपस में डाना अपने बैग को पैक कर रही है। वो एक वीकेंड ट्रिप की तैयारी कर रही है। तभी उसकी करीबी दोस्त जूलस और उसका बॉयफ्रेंड कट वहां आते हैं। तीनों अपने अपने बैग उठाते हैं और उन्हें एक कैंपर में लोड करते हैं। थोड़ी देर बाद उनके ग्रुप के बाकी दो सदस्य स्टोनर, मार्टी और होल्डन भी उनसे जुड़ते हैं। अब सभी लोग एक साथ तैयार हो चुके हैं। कट वैन को ड्राइव करता है और ये लोग कट के कजिन के केबिन की ओर निकल पड़ते हैं जो पास ही के जंगल में स्थित है। लेकिन इस पूरे ग्रुप को इस बात की जरा भी भनक नहीं होती कि वे सभी अगली बलि के लिए चुने गए हैं। वे हंसी मजाक और मस्ती में लीन होते हैं, इस बात से अनजान कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। केबिन की ओर जाते हुए उनका कैंपर एक माउंटेन टनल से गुजरता है, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि वे अब एक इनविजिबल वन वे वॉल के भीतर प्रवेश कर चुके हैं, यानी अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा है। आखिरकार वे सभी केबिन पर पहुंच जाते हैं। सभी अपने अपने सामान को उतार कर कमरों में सेट करने लगते हैं। होल्डन अपने कमरे में जाता है जहां उसकी नजर एक अजीब सी पेंटिंग पर पड़ती है। पेंटिंग में घोड़े को जिंदा चमड़ी से अलग करते हुए दिखाया गया होता है। इस भयानक दृश्य को देखकर होल्डन को एक अजीब सा डर महसूस होता है। डर और घबराहट में होल्डन उस पेंटिंग को दीवार से हटा देता है, लेकिन पेंटिंग के पीछे उसे एक वन वे मिरर दिखाई देता है। शीशे के दूसरी ओर डाना अपने कमरे में कपड़े बदल रही होती है। होल्डन यह देखकर असहज महसूस करता है। वह तुरंत डाना को इसके बारे में बताता है। इसके बाद वो उस शीशे को सभी दोस्तों को भी दिखाता है। मार्टी कहता है अपने घर में भला कोई इंटेरोगेशन रूम क्यों बनाएगा, हालांकि यह कट के कजिन का घर है, लेकिन उसे भी इसका कोई आइडिया नहीं है। होल्डन डाना के साथ अपना कमरा बदल लेता है। डाना उस पेंटिंग को वापस वहीं उस शीशे पर लगा देती है जो होल्डन ने वहां से हटा दी थी। ये पेंटिंग डाना को भी डरावनी लगती है, इसलिए वो उसे एक कंबल से ढक देती है। वहीं हम देखते हैं कि इनकी हर एक हरकत पर नजर रखी जा रही है। पूरे केबिन में कई सीक्रेट कैमरे लगाए गए हैं। ये पूरा का पूरा एरिया उस लैब में बैठे स्टीव और गैरी के कंट्रोल में है। दूसरी ओर केबिन में ये लोग पूरी मस्ती के मूड में होते हैं। उन्होंने ड्रिंक्स निकाली होती है और तेज म्यूजिक बजाना शुरू कर दिया होता है। इसी बीच वे एक ट्रूथ और डेयर गेम खेलना शुरू कर देते हैं। अब बारी आती है डाना की। वह डेयर चुनती है। जैसे ही वो ये कहती है तभी अचानक उनके पीछे मौजूद सीक्रेट सेलर डोर जोर से खुल जाता है। दरवाजा खुलते ही तेज आवाज गूंज उठती है। पूरा ग्रुप एक पल के लिए सहम जाता है। सभी लोग हैरानी से उस डोर को देखने लगते हैं। तभी जुलस मजाक में डाना को चैलेंज देती है कि उसे उस तहखाने में जाकर देखना चाहिए। डाना पहले हिचकिचाती है, लेकिन आखिरकार वो एक फ्लैश लाइट लेकर तहखाने में उतरती है। अंदर का दृश्य अजीब और डरावना होता है। तहखाने में चारों ओर पुराने और अजीबोगरीब एंटीक सामान रखे होते हैं, जैसे गुड़ियां, किताबें और कई अजीब सी मूर्तियां। शायद ये सभी सामान पहले के मालिकों के हो सकते हैं। जल्दी बाकी लोग भी तहखाने में आ जाते हैं। सभी लोग मिलकर उस रहस्यमय कमरे को एक्सप्लोर करने लगते हैं। डाना तहखाने के एक कोने से एक पुरानी डायरी उठाती है। बाकी सभी दोस्त उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं। डाना धीरे धीरे उस डायरी को पढ़ना शुरू करती है। ये डायरी एक लड़की एना पेशेंस बकनर की है जो 1903 में अपने परिवार के साथ इस केबिन में रहती थी। डायरी के पन्नों में उनके अजीब और खौफनाक अनुभवों के बारे में लिखा होता है कि कैसे उसके परिवार ने उसे और दूसरों को बेरहमी से प्रताड़ित किया था। इसमें उस इंटेरोगेशन रूम के पास बने एक बेसमेंट का भी जिक्र होता है जिसमें उसके परिवार ने कई इंसानों को यातनाएं देकर मार डाला था। उसमें लैटिन भाषा में कुछ लाइनें भी लिखी होती है जिनको पढ़ने से पहले एक वार्निंग लिखी होती है कि अगर कोई इसे पढ़ेगा तो एना का परिवार अपनी कब्रों से जाग
जाएगा और यहाँ मौजूद हर एक शख्स को बेरहमी से मार डालेगा। मार्टी उसे वो लैटिन लाइंस पढ़ने से रोकता है, लेकिन बाकी सबको लगता है कि यह सब मजाक है, इसलिए डाना उन लाइंस को पढ़ने लगती है। तभी आसपास के कब्रिस्तान में हलचल शुरू हो जाती है। अचानक बकनर परिवार की लाशें कब्र से बाहर आने लगती है। एक डरावना माहौल बन जाता है, लेकिन ये लोग इस बात से अनजान होते हैं। अब रात में कर्ट अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर केबिन से बाहर जंगल में चला जाता है। तभी मार्टी, जो गांजे के नशे में होता है, डाना के पास आता है। वह डाना से कहता है कि उसे सब कुछ अजीब लग रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि जूलियस अचानक इतनी बेवकूफ क्यों बन रही है, जबकि असल में वह काफी स्मार्ट है। वहीं कर्ट असल में एक सोशियोलॉजी का मेजर स्टूडेंट है, लेकिन अब वह बिल्कुल एक हाई स्कूल के स्पोर्टमैन जैसा बिहेव कर रहा है। मार्टी का मानना है कि जैसे उनको कोई कठपुतलियों की तरह कंट्रोल कर रहा है। डाना उसकी बात को हल्के में लेती है और कहती है कि वह ज्यादा सोच रहा है। इसी बीच जूलियस और कर्ट जंगल में जाकर एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे होते हैं, लेकिन वो इस बात से अनजान है कि लैब में बैठे दर्जनों लोग उन्हें देख रहे होते हैं। लैब के इंजीनियर अब अपने असली खेल की शुरुआत करते हैं। वे केबिन के बाहर एक अजीब सी गैस छोड़ते हैं, जिससे जूलियस और कर्ट के बीच आकर्षण और भी बढ़ जाता है। इसके साथ ही वे जंगल में एक खुली जगह की और हल्की रोशनी का इंतजाम भी करते हैं, ताकि दोनों वहां तक आसानी से पहुंच जाए। अब लैब के सभी लोग स्क्रीन पर जूल्स और कर्ट को देख रहे होते हैं, जैसे कि वे किसी शो का आनंद ले रहे हों, और ये दोनों जंगल में जमीन पर लेटकर एक दूसरे के साथ रोमांस करने लगते हैं। लेकिन तभी माहौल अचानक डरावना मोड़ ले लेता है। झाड़ियों के पीछे से बकनर परिवार की लाशें अचानक वहां आ धमकती है। इससे पहले कि जूलियस और कर्ट कुछ समझ पाते, उनमें से एक जोम्बी जूलियस के हाथ में एक तेज चाकू घोंप देता है और एक दूसरा जोम्बी पीछे से आकर कर्ट की पीठ में एक मोटा सरिया घोंप देता है। दर्द के बावजूद कर्ट खुद को संभालता है और जोम्बी पर जोरदार मुक्का मारता है, जिससे जोम्बी जमीन पर गिर जाता है। घबराई हुई जूलियस कर्ट की ओर दौड़ती है, लेकिन तभी एक और जोम्बी उसे पीछे से पकड़ लेता है। वह उसे जमीन पर गिराकर जंजीरों से बांध देता है। कर्ट पूरी ताकत से उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जोम्बी बहुत ताकतवर होते हैं। कर्ट के सामने ही जोम्बी जूलियस के सिर को एक बड़ी आरी से बेरहमी से काट देता है। कर्ट दर्द से चिल्लाता है, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पाता। प्रयोगशाला में स्टीव और गैरी अब अपने अगले कदम की तैयारी करते हैं। वे पहले एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं और फिर एक लीवर को खींचते हैं, जिससे जूलियस का खून वहां दीवार पर बनी एक पेंटिंग में भरने लगता है। दूसरी ओर केबिन में मार्टी नशे में होता है। वो पेशाब करने के लिए केबिन से बाहर चला जाता है। धीरे धीरे उसकी तरफ एक जोम्बी बढ़ रहा होता है। तभी वहां पर खून से लथपथ कर्ट आता है और तेजी से उसे केबिन के अंदर खींच लाता है। कर्ट पूरी तरह से डरा हुआ और सदमे में होता है। वह बाकी ग्रुप से कहता है कि जूलियस अब नहीं रही, लेकिन डाना इस बात को मानने से इनकार कर देती है। उसे लगता है कि जूलियस अभी भी जिंदा हो सकती है। वह दरवाजा खोलकर उसे देखने की कोशिश करती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, दरवाजे के बाहर एक जोम्बी खड़ा होता है। इससे पहले कि डाना कुछ समझ पाती, वो जोम्बी जूलियस का कटा हुआ सिर डाना के सामने फेंक देता है। डाना चीख उठती है। बाकी लड़के किसी तरह हिम्मत जुटाकर दरवाजा बंद कर देते हैं। सभी सदमे में होते हैं। कर्ट सभी को एक साथ रहने के लिए कहता है। इधर लैब में बैठे इंजीनियर्स को उनके साथ में रहने वाली बात पसंद नहीं आती, क्योंकि अगर ये चारों एक साथ रहेंगे तो वो लोग अपने काम में सफल कैसे होंगे। इसलिए गैरी एक बटन दबा देता है, जिससे केबिन के वेंट्स के जरिए एक खास तरह की गैस छोड़ी जाती है। यह गैस इंसानों की सोचने समझने की शक्ति को कमजोर कर देती है। कर्ट इस गैस को सांस के जरिए अंदर ले लेता है। गैस का असर तुरंत होता है। कर्ट का पूरा सोचने का तरीका बदल जाता है। जहां कुछ पल पहले उसने कहा था कि सभी को एक साथ रहना चाहिए, अब वह उसके ठीक उल्टा कहता है। हमें अलग अलग हो जाना चाहिए ताकि हम ज्यादा इलाका कवर कर सके। बाकी ग्रुप कर्ट की इस बात पर सहमत हो जाता है। थोड़ी ही देर बाद एक जोम्बी मुख्य दरवाजे को तोड़कर अंदर घुस आता है। ग्रुप में अफरा तफरी मच जाती है और सभी अलग अलग कमरों में छिपने के लिए भागते हैं। इंजीनियर अब अगले कदम की ओर बढ़ते हैं। वे एक और बटन दबाते हैं, जिससे सभी बेडरूम के दरवाजे अपने आप लॉक हो जाते हैं। इनका ग्रुप पूरी तरह बिखर चुका होता है। इसी बीच मार्टी एक खिड़की को बंद कर रहा होता है। तभी गलती से उसकी कोहनी से एक लैंप नीचे गिरकर टूट जाता है। मार्टी जब टूटी हुई चीजों को देखता है तो उसकी नजर लैंप के अंदर छिपे एक छोटे से कैमरे पर पड़ती है। मार्टी चौंक जाता है। वह दीवार के अंदर छिपे एक लंबे तार को खींचता है। अब उसे समझ आ जाता है कि कोई उनकी हर हरकत पे नजर रखे हुए है। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने दोस्तों को इसके बारे में कुछ बता पाता, उसी खिड़की से एक जोम्बी उसे पकड़कर बाहर की तरफ खींच लेता है। मार्टी अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को बचाने की कोशिश करता है। वह अपने थर्मस से जोम्बी पर वार करता है। इससे जोम्बी थोड़ा पीछे हट जाता है, लेकिन इससे पहले कि मार्टी भाग पाता, जोम्बी ने एक छुरा निकाला और सीधा मार्टी की पीठ में घोंप दिया। मार्टी दर्द से चीख उठता है और जमीन पर गिर जाता है। वह पूरी ताकत से मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती। जोम्बी उसे जंगल की तरफ घसीट कर ले जाता है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे मार्टी भी अब मर चुका है। प्रयोगशाला के इंजीनियर अब अपने अगले कदम की ओर बढ़ते हैं। वे फिर से लीवर खींचते हैं और मार्टी का खून
खून भी एक पेंटिंग में भरने लगता है। डाना अपने कमरे में बुरी तरह फंसी होती है। खिड़की के बाहर से एक ज़ॉम्बी उसकी ओर बढ़ रहा होता है। तभी होल्डन अचानक उसकी मदद के लिए आता है। वह उनके कमरों के बीच बने वन वे मिरर को जोर से तोड़ देता है और डाना को अपनी ओर खींच लेता है। दोनों जल्दी से खिड़कियों और दरवाजों को बैरिकेड करने की कोशिश करते हैं। तभी उनकी नजर फर्श पर मौजूद एक गुप्त दरवाजे पर पड़ती है। उनके पास बचने का और कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वे जल्दी से उस दरवाजे को खोलकर नीचे कूद जाते हैं। जैसे ही वे नीचे पहुंचते हैं उनके होश उड़ जाते हैं। यह वही जगह होती है जिसका जिक्र डायरी में किया गया था। एक यातना का चारों ओर खून के धब्बे, जंग लगे औजार और टूटी हुई जंजीरें पड़ी होती है। एक कोने में खून से सनी कुर्सी दिखाई देती है। डाना और होल्डन एग्जिट डोर की तलाश में चारों ओर देखने लगते हैं। तभी अचानक एक लाश ट्रैप डोर से आकर होल्डन को पकड़ लेती है। वह उसे खींचकर ऊपर ले जाने की कोशिश करती है। डाना तुरंत अपनी सूझबूझ से काम लेती है। वह पास में पड़े एक लोहे की छड़ को उठाती और पूरी ताकत से उस ज़ॉम्बी के गर्दन में घोंप देती है। लेकिन जब इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता तो वो एक चाकू उठाती और गुस्से में बार बार उस ज़ॉम्बी पर वार करने लगती है। ज़ॉम्बी के शरीर से खून निकलने लगता है और वह धीरे धीरे शांत हो जाता है। उसी वक्त बेसमेंट का एक दरवाजा खोलकर कट तेजी से उनके पास आता है और उन्हें वहां से निकलने का रास्ता दिखाता है। तीनों जल्दी से बाहर भागते हैं और अपनी कैंपर वैन में घुस जाते हैं। कैट तुरंत ड्राइविंग सीट संभाल लेता है और वो लोग वहां से निकल लेते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और जापान में चल रहे अनुष्ठान की झलक दिखाई जाती है। वहाँ की टीम बलि देने में नाकाम हो चुकी है। अब पूरी जिम्मेदारी स्टीव और गैरी पर आ चुकी है। उन्हें किसी भी कीमत पर देवताओं को शांत करना होगा। जब वे देखते हैं कि वैन सीधा पहाड़ी सुरंग की ओर बढ़ रही है तो उनकी घबराहट और बढ़ जाती है, क्योंकि एक बार अगर वो लोग उस सुरंग को पार कर लेंगे तो फिर इनका प्लान पूरी तरह से फेल हो जाएगा और सुरंग का रास्ता भी गलती से खुला छोड़ दिया गया है। दरअसल विस्फोटक टीम ने अभी तक सुरंग को उड़ाने का काम शुरू नहीं किया था, क्योंकि किसी ने जानबूझकर सिस्टम के तारों से छेड़छाड़ की थी। मतलब कि कोई है जो इन्हें बचाना चाहता है। गेरी तुरंत भागता हुआ पायरोटेक्निक्स डिपार्टमेंट में पहुंचता है। वो जल्दी से सिस्टम की खराबी को ठीक करता है। कुछ ही पलों के बाद सुरंग के ऊपर एक जोरदार धमाका होता है। बड़े बड़े पत्थर टूटकर सुरंग के मुहाने पर गिरने लगते हैं। इससे सुरंग पूरी तरह ढह जाती है और वहां से निकलने का एकमात्र रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाता है। कैंपर वैन में बैठे सभी लोग अब फंस चुके होते हैं। उनके पास और कोई रास्ता नहीं होता। तभी उनकी नजर सामने एक गहरी खाई पर जाती है। खाई के दूसरी ओर एक संकरा रास्ता दिखाई देता है जो शायद उन्हें बचा सकता था। कैट के दिमाग में एक जोखिम भरा प्लान आता है। वह वैन के पीछे लगी अपनी मोटरसाइकिल को निकालता है। उसका इरादा होता है कि वह मोटरसाइकिल से छलांग लगाकर खाई के दूसरी ओर पहुंचेगा और फिर वहां से मदद लेकर लौटेगा। डाना और होल्डन उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैट का इरादा पक्का होता है। उसके पास अब और कोई चारा नहीं होता। कैट बाइक को पूरी ताकत से पीछे ले जाकर पूरी स्पीड में खाई की ओर दौड़ाता है। कुछ पलों के लिए ऐसा लगता है कि वह सुरक्षित रूप से दूसरी तरफ पहुंच जाएगा, लेकिन तभी एक भयानक घटना घटित होती है। कैट सीधा एक इनविजिबल वॉल से टकरा जाता है। बाइक के साथ कैट भी गहरी खाई में गिर जाता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। डाना और होल्डन इस भयानक दृश्य को देखकर चीख पड़ते हैं। वे तुरंत कैंपर में लौटते हैं और उसे अंदर से बंद कर लेते हैं। डाना अब समझ चुकी थी कि मार्टी की बात सही थी। कोई है जो उन्हें कठपुतलियों की तरह नचा रहा है। लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी जो पहले से कैंपर के अंदर छुपा था, एक तेज लोहे की छड़ होल्डन के गले के आर पार घोंप देता है। होल्डन का खून चारों ओर फैल जाता है और वह मौके पर ही दम तोड़ देता है। डाना एक बार फिर डर और सदमे में चीख पड़ती है। तभी कैंपर का नियंत्रण छूट जाता है और वो पास ही की झील में जा गिरती है। डाना किसी तरह अपने आप को बचाते हुए पानी की सतह पर आ जाती है। प्रयोगशाला में मौजूद सभी कर्मचारी जोर जोर से जश्न मना रहे होते हैं। अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जो देवताओं को खुश करने के लिए पर्याप्त है। डाना की मौत अब जरूरी नहीं है। अगर वह जीवित भी रहती है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी ओर डाना किसी तरह खुद को झील के किनारे तक घसीट कर लाती है। उसकी हालत बेहद खराब होती है। उसके शरीर पर गहरे जख्म होते हैं और वह पूरी तरह थकी हुई है। लेकिन डाना की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। उसी वक्त झील के अंदर से वह ज़ॉम्बी बाहर निकल आता है जिसने उस कैंपर में हमला किया था। ज़ॉम्बी डाना के गले को अपने सड़े हुए हाथों से कसकर दबाने लगता है। डाना पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन ज़ॉम्बी की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि वह धीरे धीरे बेहोश होने लगती है। प्रयोगशाला के कंट्रोल रूम में अचानक टेलीफोन की घंटी बजती है। स्टीव फोन उठाता है और दूसरी तरफ से प्रयोगशाला की डायरेक्टर बताती है कि उन चारों में से कोई जिंदा बच गया है। इसका मतलब है कि रिचुअल अभी भी पूरा नहीं हुआ है। दूसरी ओर डाना भी अपनी हिम्मत हार गई होती है कि तभी मार्टी आकर उस ज़ॉम्बी पर वार करता है। मार्टी को देख डाना बहुत खुश होती है और उसकी हिम्मत भी बढ़ जाती है। मार्टी और डाना मिलकर उस ज़ॉम्बी को झील में गिरा देते हैं। दोनों तेजी से वहां से भागने लगते हैं। मार्टी उसे एक पुराने कब्रिस्तान के पास ले जाता है। डाना चौंक जाती है जब उसे पता चलता है कि वह कब्र असल में एक बड़ा टनल है। सुरंग के अंदर ही एक कटा फटा ज़ॉम्बी पड़ा होता है। मार्टी बताता है कि उसने किसी तरह उस ज़ॉम्बी को मार दिया था जिसने उसे खींचकर इस सुरंग में घसीटा था। अब डाना
डाना और मार्टी को समझ आ जाता है कि इसके पीछे जरूर कोई भयानक साजिश चल रही है। उनके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। मार्टी बताता है कि सिस्टम की पावर गड़बड़ उसी ने की थी। इसके बाद मार्टी डाना को एक लिफ्ट दिखाता है जो उसने कब्र के नीचे देखी थी। डाना और मार्टी लिफ्ट के अंदर कूद जाते हैं। उनके साथ मरे हुए ज़ॉम्बी का कटा हुआ हाथ भी लिफ्ट में गिर जाता है। लिफ्ट धीरे धीरे नीचे जाने लगती है। कुछ ही देर में लिफ्ट एक बड़े तहखाने में पहुंचती है। डाना और मार्टी की नजर शीशे के बने बड़े बड़े केजेस पर पड़ती है। इन केजेस में कई तरह के मॉन्स्टर्स कैद होते हैं, जैसे कि भूत, पिशाच, विकृत शरीर वाले दानव, नरभक्षी प्राणी और कई अजीबोगरीब ज़ॉम्बी जैसे जीव। डाना को अचानक इस भयानक सच का एहसास होता है कि जब उसने उस डायरी को उठाया और पढ़ा था, उसी समय उसने अनजाने में ज़ॉम्बी को चुना था। यानी कि यह सब एक खेल था। उन्हें खुद ही अपने कातिलों को चुनने के लिए मजबूर किया गया था। इस बीच कंट्रोल रूम में गैरी मार्टी को खत्म करने की तैयारी कर रहा होता है। अगर मार्टी को मार दिया जाए तो उनका रिचुअल पूरा हो जाएगा और देवता शांत हो जाएंगे। गैरी तुरंत एक सिक्योरिटी गार्ड को एलिवेटर की तरफ भेजता है। उसका मकसद मार्टी को खत्म करना होता है ताकि सब कुछ प्लान के मुताबिक हो सके। कुछ देर बाद एलिवेटर के दरवाजे खुलते हैं। सिक्योरिटी गार्ड बंदूक ताने हुए डाना और मार्टी के सामने खड़ा हो जाता है। दोनों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता। तभी कटा हुआ ज़ॉम्बी का हाथ अचानक हरकत में आ जाता है। वह गार्ड के पैर को पकड़ लेता है। गार्ड अचानक लड़खड़ा जाता है और मार्टी तुरंत मौके का फायदा उठाता है। वह तेजी से गार्ड पर कूद पड़ता है और उसे नीचे गिरा देता है। मार्टी उसकी बंदूक उठाता है और दोनों वहां से निकल जाते हैं। अचानक पूरे स्पीकर सिस्टम से एक लेडी की आवाज गूंजती है। लेडी कहती है, अब और बचने की कोशिश मत करो, आत्मसमर्पण कर दो और खुद को बलि चढ़ने दो, इससे सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन डाना और मार्टी हार मानने को तैयार नहीं होते। वे तेजी से भागते हुए एक ऑपरेटर रूम के अंदर छिप जाते हैं। तभी बाहर से कुछ सिक्योरिटी गार्ड आकर उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। डाना की नजर पास में मौजूद एक कंट्रोल सिस्टम पर पड़ती है। सिस्टम में एक बड़ा लाल बटन होता है। डाना बिना समय गवाए उस लाल बटन को जोर से दबा देती है। जैसे ही बटन दबता है, गलियारे के सभी दरवाजे अचानक खुल जाते हैं और उसके साथ ही हर दरवाजे के पीछे से भयानक राक्षस बाहर निकल आते हैं। अब पूरी लैब में खून की होली शुरू हो जाती है। राक्षसों की फौज सिक्योरिटी गार्ड्स पर टूट पड़ती है। हर जगह चीख पुकार और खून के छींटे दिखाई देने लगते हैं। दूसरी ओर गैरी, स्टीव और लीन ने खुद को मुख्य कंट्रोल रूम में बंद कर लिया होता है, लेकिन अब उनका सिक्योरिटी सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है। इसी बीच डाना और मार्टी ऑपरेटर रूम से बाहर निकलकर एक होल के रास्ते से भाग जाते हैं। वहीं दूसरी ओर कंट्रोल रूम में बंद गैरी और स्टीव के सामने अचानक कुछ भूतिया राक्षस दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। स्टीव मशीन गन उठाता है और पूरी ताकत से राक्षसों पर फायरिंग शुरू कर देता है। गैरी जल्दी से एक्सेस हैच के लिए कोड डालता है जिससे नीचे का रास्ता खुल सके, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, कंट्रोल रूम में एक जोरदार विस्फोट होता है। स्टीव विस्फोट की चपेट में आकर हवा में उछल जाता है और दीवार से टकराकर गिर जाता है। तभी एक भयानक मछली जैसा दानव उसकी ओर बढ़ता है। स्टीव के पास खुद को बचाने का कोई रास्ता नहीं होता। दानव उस पर झपटता है और उसे जिंदा खा जाता है। गैरी जैसे तैसे एस्केप हैच खोलने में कामयाब हो जाता है और तुरंत अंदर कूद जाता है। अब वह एक अंधेरे गलियारे में भागता है। अचानक उसकी नजर डाना पर पड़ती है। डाना बिना कोई देरी किए हुए खंजर को उसके सीने में घोंप देती है। गैरी दर्द से तड़पते हुए जमीन पर गिर जाता है और धीरे धीरे उसकी सांसें थम जाती है। इसके बाद मार्टी डाना को एक गन पकड़ाता है। दोनों गलियारे से आगे बढ़ते हैं और एक चेंबर में पहुंचते हैं। चेंबर के चारों ओर दीवार में 5 पेंटिंग बनी होती है। तभी वहां पर प्रयोगशाला की डायरेक्टर आती है। वह बताती है कि इन पेंटिंग्स के नीचे पृथ्वी पर राज करने वाले प्राचीन देवता रहते हैं। अगर बलिदान पूरा नहीं हुआ तो ये देवता जाग उठेंगे और पूरी दुनिया पर तबाही मचा देंगे। डायरेक्टर बताती है कि सूरज 8 मिनट में उगने वाला है। अगर तब तक डाना ने मार्टी को नहीं मारा तो देवता जाग उठेंगे और पूरी दुनिया को खत्म कर देंगे। अगर तुम बाकी इंसानों को बचाना चाहती हो तो तुम्हें मार्टी को मारना होगा। इस सच्चाई को जानने के बाद डाना पूरी तरह हिल जाती है। डाना धीरे धीरे गन उठाती है और उसे मार्टी की ओर तान देती है। मार्टी कहता है, डाना क्या तुम सच में ऐसा करोगी? डाना की उंगलियां ट्रिगर पर होती है। वह कांपती हुई आवाज में कहती है, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन इससे पहले कि डाना ट्रिगर दबा सके, अंधेरे से अचानक एक वेयरवुल्फ उस पर झपट पड़ता है। वेयरवुल्फ सीधे डाना के गले पर काट लेता है। डाना जोर से चीखती है और दर्द के मारे नीचे गिर जाती है। मार्टी जल्दी से गन उठाकर उस वेयरवुल्फ पर फायर करता है। वेयरवुल्फ अंधेरे में गायब हो जाता है। डाना दर्द से कराहती हुई जमीन पर पड़ी होती है लेकिन जिंदा होती है। मार्टी बिना एक पल गवाए डायरेक्टर को उस गहरे खड्डे में धक्का दे देता है। डाना और मार्टी चुपचाप एक दूसरे के पास बैठते हैं। मार्टी अपनी पॉकेट से एक सिगरेट निकालता है और दोनों हंसते हुए सिगरेट शेयर करते हैं। तभी जमीन हिलने लगती है। पूरे कमरे में दरारें पड़ने लगती है। जमीन के नीचे से एक विशालकाय हाथ बाहर निकलता है। वो हाथ सीधा लेब को पकड़कर एक झटके में उसे चीर देता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।